राजेश जी के साथ बिताया यह दिन एक सर्द दिन में धूप की चमक लिए हुए है, जहाँ बहुत सारे किस्से हैं, किस्से जहाँ बतरस है, ठिठोली है, यादों को फिर से याद करना है, जहाँ शहर है, उसकी गलियां हैं, देश और दुनिया है, किताबों की कितनी सारी खिड़कियां हैं। आइए इस धूप से दिन और इसमें हुए किस्सों में शामिल होते हैं। मीठू के बारे में बताइए सर। आप मीठू के बारे में क्या बताएं? जो मीठू आपको अच्छा है। मीठू मेरी सबसे नहीं, मैंने फॉर्मली नहीं ऐसे ही, हाँ। क्योंकि एक दिन मैं आपसे बात करी थी, आपने हाँ। बहुत प्यार से बोला 1 बजे रात में पैदा हुई थी मीठू। हाँ, पौने 1 बजे पौने 1 बजे पैदा हुई। और उसी समय एक आदमी जब मैं खड़ा था, मैं थोड़ा घबराया हुआ था ही, मतलब वो थोड़ा वैसी सीजेरियन हुई थी, तो थोड़ा सा मैं डर में तो था ही। तो मैं बाहर घूम रहा था इस चक्कर में कि नर्स आके बताए कि क्या हुआ। तो खैर उसने जैसे ही उसने मुझे आके बताया, उसने नर्स ने, वैसे ही एक आदिवासी जाने कहाँ से प्रकट हुआ ढोल बजाता हुआ। तो मैंने कहा यार, रात को पौने 1 बजे ये ढोल बजाता हुआ जा रहा है। आश्चर्यजनक था वो, बहुत ही आश्चर्यजनक था, पर इतना अच्छा लगा उस समय, मतलब उसने इतनी तसल्ली दी। तो ऐसे वो हुई। मुझे खुशी इस बात की थी कि वो 12 बजे से पहले पैदा नहीं हुई। क्यों? मैं चाह रहा था कि 18 तारीख को ही पैदा हो। 18 तारीख मेरी थी। तो हम लोगों का ये है कि 18 जुलाई और 18 अप्रैल हमेशा एक ही दिन आएगा। यानी अगर 18 जुलाई बुधवार को आई है तो 18 अप्रैल को भी बुधवार ही होगा। तो ऐसा है। तो हम लोगों का ये वो चलता रहता है कि और फिर ये था कि मैं, क्योंकि मैं तो बैंक में रहता नहीं था, जैसा कि मेरी आदत है कि मैं नौकरी नहीं कर सकता। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 बजे निकल जाता था। 12:30 बहुत हुआ तो 1 बजे। कोई काम आ जाए तो भाई दबे, वैसे काम तो क्या आता है। तो 12:30 बजे मैं आ जाता था मीठू के पास। वो आ जाती थी स्कूल से, आती थी, मॉडल स्कूल में थी, पास में ही था बिल्कुल घर के। हम लोग वहाँ सरस्वती नगर में रहते थे। तो आ जाती थी, वो आई और मैं पहुँच जाता था। बस हम लोग बाप बेटी साथ में। कुछ मामलों में बहुत मज़ेदार है कि उसने जैसे कभी, यानी सब किताबें हमारे यहाँ तो नीचे वो खुली रेक्स थी, तो उसने कभी कोई किताब ना फाड़ी ना कोई कुछ किया। एक बार उसने एक किताब पे कुछ पेंसिल से कुछ किया। मैंने कहा किताब पे ये नहीं करते। कितने साल की थी मीठू? बहुत छोटी रही होगी, 2-3 साल की। उसके बाद उसने कभी नहीं, किताब निकालती थी, हाँ। फिर वापस वही किताब रखती थी। पढ़ती तो कुछ है, देखती थी ऐसा, और फिर वापस करती, वापस रखती। तो किताबों, क्योंकि सब किताबें इतनी सारी घर में किताबें हों, सारी खुली पड़ी हों बिल्कुल, तो उसे समझ में आ गया कि ये चीज़ ऐसी है। तो ये अच्छा है, ऐसे ही सीखते ही होंगे ना हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों के ज़माने में ऐसा कुछ होता नहीं था घरों में, तो इसलिए हम लोगों ने कभी देखा नहीं, उस तरह सीखा भी नहीं। पर वो इस मामले में बहुत ठीक थी, पढ़ाकू भी थी काफ़ी। तो वो आप लोग को भी देखकर भी तो एक इन्फ्लुएंस हो गई। मेरे को देख के पढ़ती तो वो तो बिल्कुल ही पढ़ाकू नहीं हो सकती थी। मैं तो बहुत ही खराब स्टूडेंट, बस। क्यों, तब तक तो आप इतना पढ़ने में लगे थे? पढ़ते रहे, पर ऐसे मैं कभी नहीं पढ़ा। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली जैसे पढ़ना, जैसे कहते हैं ना, मतलब तो उस ढंग से मैं कभी नहीं पढ़ा। वो मैं लास्ट 15-20 दिन में पढ़ता था, बस उसी से पास हो जाता था। बाकी मुझे कभी बहुत शौक नहीं रहा, मुझे पता नहीं कैसे। तो ये है कि कुछ आपको पढ़ के कुछ करना है तो पढ़ना है, पढ़ लिए। बाकी
पढ़ाई से मेरा कोई बहुत दिलचस्पी बात नहीं। तो वो स्कूली पढ़ाई से ना। हाँ, यानी मतलब वैसे ही एकेडमिक जो होता है। फिर बाद में तो यूं भी नौकरी कर रहे थे, उसके साथ पढ़ रहे थे, तो और ज़्यादा वैसे थे। दूसरे बहुत सारे धंधे कर रहे थे। और क्या इतने सारे काम कर रहे हैं साथ में? आप ये भी कर रहे ड्राइंग भी तो कर रहे नहीं, हैं। उस समय तो ये नहीं कर रहे थे, लेखन नहीं कर पर रहे थे। ड्राइंग करते थे ना, आप कह रहे थे। उस समय कुछ नहीं करता था मैं। उस समय सिर्फ मैं पॉलिटिक्स करता था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहता था काफ़ी। और बैंक करता था, बस बैंक की ट्रेड यूनियन में काम करता था, उधर स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, इधर बस। पर ये शायद तो थोड़ा देर में शुरू हुआ ना, 72-73, तब तक तो मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। 69 में तो मैंने MSc कर लिया था। और 71 या 72 में मैंने MA कर लिया। हाँ, उसके जस्ट बाद में मैंने एडमिशन लिया सोशलॉजी में। अच्छा, आपने MSc के बाद MA सोशियोलॉजी भी किया? एक्चुअली करना कुछ नहीं था मुझे। मुझे ये लगा कि साइंस कॉलेज में कभी मज़ा नहीं होता है। साइंस कॉलेज बोर होते हैं बेसिकली। हाँ। सामान्यतः बोर होते हैं, यानी मतलब उनमें पॉलिटिक्स करने का भी मज़ा नहीं होता। उनमें ऐसी ही होती है बात ही, स्टूडेंट पॉलिटिक्स। लगा कि यार बहुत दिन पूरा जीवन साला साइंस कॉलेज में निकल गया, बहुत ही बोर किस्म का लेब और यही देखते देखते और स्मेल सूंघते। तो इसलिए अब चलो आर्ट्स कॉलेज में कुछ मजा किया जाए। आर्ट्स कॉलेज ही कॉलेज होते हैं ना, मतलब रियल कॉलेज तो वही होता है। साइंस कॉलेज तो कॉलेज होते नहीं, साइंस कॉलेज बहुत ही बंद से होते हैं। फिर आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन किया। वहाँ मजा आया? हमीदिया कॉलेज में। हाँ, खूब। वहाँ पे बहुत ऊँट घुमवा दिया मैंने। मैं इलेक्शन लड़ा प्रेसिडेंट का, हार गया बुरी तरीके से। हाँ। उस वक्त आप कौन सी पार्टी से एसोसिएटेड? विद्यार्थी कांग्रेस से। अच्छा, ओके। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस के 2 गुट थे भोपाल में, स्टूडेंट के, हाँ, है ना। तो 2 गुट थे, एक गुफरान आजम का गुट था और एक हसनात सिद्दीकी का गुट। उस वक्त NSUI नाम नहीं था कांग्रेस की स्टूडेंट यूनियन? नहीं था। विद्यार्थी कांग्रेस था और विद्यार्थी संघ था। और ABVP ने भी, यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्योंकि हमेशा हारती थी, तो उनने अपना नाम बदल के, यानी उनने उसके पैरेलल एक राष्ट्रवादी विद्यार्थी दल करके एक विंग खोल ली थी। तो हमीदिया कॉलेज में, यानी जो आर्ट्स कॉलेज था, उसमें ये 3 थे। और स्टूडेंट यूनियन के नाम से AISF कभी कभी पहले था, हम लोगों के टाइम पे नहीं था। AISF खत्म हो चुका था। तो मैं था तो पहले हसनात के साथ, फिर वो उसमें कुछ झगड़ा हुआ थोड़ा सा, तो फिर मैं गुफरान आजम ने कहा कि हमारी पार्टी से तुम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ लिया। तो काफ़ी मतलब जैसा प्रचार होता है आर्ट्स कॉलेज में, यही तो मज़ा होता है। आर्ट्स कॉलेज में तो प्रचार हो रहा है, तो मालूम बड़ा ऊँट ले आए कहीं से, ऊँट के दोनों तरफ वो टांग दिए सब बैनर्स, और ऊँट घूम रहा है कॉलेज के कैंपस में। साला ऐसा भयानक था। तो ऐसा मज़ा होता है, वरना आर्ट्स कॉलेज का मज़ा बहुत होता है। और खूब ये बाद में नेता हो गए कांग्रेस के, क्या तो नाम था उसका, नाम ही भूल जाते हैं आजकल। वो सब अपने यहाँ पे सब मेरे वो लगाए हुए कार्ड्स लगाए हुए घूम रहे हैं, और कमीज के पीछे लिखवा लिया है वोट फॉर राजेश जोशी, और डांस करता है पूरे कॉलेज। ऐसे मजा होता था। कितने वोट से हारे थे? हारा तो बहुत बुरी तरीके से। उसने क्या रखा। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को ये तय था कि हसनात सिद्दीकी वाली जो कांग्रेस थी, उसमें ये तय था कि मैं ही इलेक्शन लड़ूंगा प्रेसिडेंट का। पर एंड टाइम पे कुछ ड्रिफ्ट हुई अंदर ही अंदर, तो कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स की, तो कुछ हो गया जैसा। तो आपको तो एक अशोक भाभा होते थे, है ना, वो भी हमारे दोस्त थे। हालांकि उनने हमसे पहले MSc किया था, वो भी साइंस के ही वो थे। तो उनको हम लोगों ने MVM कॉलेज में प्रेसिडेंट बनवाया था।
तो इन लोगों ने तय कर लिया कि अशोक भाभा को हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़वाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आया कि साला जब हमारा तय था कि हम लड़ेंगे तो ये कैसे हो सकता है। तो मैं छोड़ा विद्यार्थी कांग्रेस और मैं गुफरान आजम वाली पार्टी से खड़ा हो गया। उनको अब प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, तो मेरे और अशोक भाभा के चक्कर में एबीवीपी जीत गई। एबीवीपी जीत गई। तो देवेंद्र जीता तो दोस्त था। बाद में उसने एक इंडस्ट्री खोल ली थी यहाँ एचएल के पास, जो इस ये था ना गोविंदपुरा, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अभी भी है शायद उसकी इंडस्ट्री। और फिर वो जयप्रकाश आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय था और जयप्रकाश आंदोलन को यहाँ पे लीड उसी ने किया था, जैनेन्द्र ने। तो काफ़ी उस समय एक्टिव रहा वो। तो वो कोई विद्यार्थी परिषद का आदमी नहीं था बस उस वक्त। वो उस समय उनने कहा राष्ट्रवादी विद्यार्थी दल वालों ने कि आप हमारी तरफ से खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। ऐसे ही जैसे मैं खड़ा हो गया, तो मेरा भी कोई विद्यार्थी कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं था। पर अब ये है कि उस समय और कोई था ही नहीं, तो लड़ लो। तो दो लोगों की लड़ाई में वो जीत गया। फिर अशोक भाभा से आपकी फिर अशोक भाभा हमारे दोस्त थे। अच्छा, उस वक्त भी आप लोग दोस्ती थे जब दोनों लोग खड़े थे? हम लोग वहाँ पे, वो हमारे सीनियर थे एमकेएम कॉलेज में, हम ही लोगों ने जिताया था उन्हें। तो बल्कि अशोक ने कहा भी कि तुम पहले मुझे आके बताया, मैं विड्रॉ कर लेता। तो मैंने कहा ये इन लोगों ने गड़बड़ की तो ऐसा हो गया। तो खैर अशोक बाबा हमारे अभी तक, यानी जब उनकी डेथ हुई तब तक दोस्त ही थे, तो आते जाते थे, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र। दोस्ती से अपने को कोई अंतर नहीं पड़ता। तो सीरियस वाली लड़ाई आपकी नहीं हुई कभी? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं लड़ते हैं। ऐसे नहीं लड़ाई कभी की? नहीं, हम लोग अपने दोस्तों की तरह रहते हैं। चाय कौन कैसी पिएगा? चाय पियोगे काफी पियोगे? जो आप पिएंगे। नहीं तुम बताओ, तुम जो पियोगे वो हम पी लेंगे। जल्दी बता। चाय बना दे। ये सब लोग तो शक्कर वाली पिएंगे, मैं ही पीऊंगा बिना शक्कर के। चाय पियोगे तो एक 6। सुमित जो है ये ऐसे बहुत बोलता है, पर हमें पता था कि जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो सुमित चुप हो जाएगा। जब हमारी लड़ाई हो रही थी रोड पर पुलिस उनके साथ, तब भी नहीं, तब वो अलग, तब वो नहीं बोलता है। तो वो कहता है कि मैं क्यों लड़ूं? हाँ बिल्कुल सही बात। तो लड़ना जरूरी है। ऐसे थोड़ी लड़ना होता है। लड़ने के लिए यदि हम हार जाने वाले हों, हमें पता हो कि हम हार जाएंगे, पर फिर भी तो लड़ना जरूरी है ना। लड़ना वैसे जरूरी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। वो सच बताओ सर, हमें पता है कि शायद आज मोदी से हम हार गए। एक्चुअली क्या होता है, पुलिस वालों से लड़ने में, एक बार मेरा पुलिस वालों से झगड़ा हुआ। क्या हुआ? अच्छा, वो बिल्कुल बहुत ही मूर्खतापूर्ण झगड़ा था, मतलब मैं बता रहा हूँ। कभी आप लोग शाहजहानाबाद की तरफ गए हैं? वहाँ एक दरवाजा है, परी बाजार नाम की एक जगह है भोपाल में। ठीक है। उसमें एक दरवाजा है और उससे ऐसे सड़क उतरती है। तो हम लोग साइकिलों पे थे, मैं और एक मेरे दोस्त थे, ओम प्रकाश। तो देर हो गई थी थोड़ी, शाम यानी थोड़ी सी रात होने लगी थी। अच्छा, वो टाइम था जब शम्मी कपूर की फिल्म आई थी, वो याहू वाली, चाय कोई मुझे तो हम लोगों को पता नहीं क्या हुआ, साइकिल पे तो थे, साइकिल ऐसी जोर से निकल रही थी क्योंकि ऐसी ढलान पे थी कि साइकिल में भी एक लैंप लगाना जरूरी होता था, लाइट लगाना जरूरी होता था। ठीक है। नहीं तो लाइट आपका चालान होता था। तो उसने पकड़ लिया। तो मैं उसे थोड़ी देर तक समझाता रहा। मैंने कहा देखो ऐसा है कि हमें घर जाना है और थोड़ी देर हो गई है, इसलिए लाइट नहीं लगा पाए, तुम जाने दो। तो बोला नहीं चालान कटेगा। तो मैंने कहा नहीं, चालान वालान नहीं कटेगा, तुम हमें जाने दो। बोला अच्छा हवा निकाल दो। ये सारा एक, तो वो ऐसे झुका हो पहिए की हवा निकालने के लिए। तो मैंने आवाज निकाली, निकल गई यार। तो मेरा क्या हो
मेरा क्या, तो मेरे को भी गुस्सा आ गया, तो उसमें मेरी कमीज फट गई और उसने एक आध झापड़ भी मार दिया। सामने ही थाना था, शाहजहानाबाद थाना लगता है वहीं, तो वो पकड़ के वहाँ ले गया मुझे शाहजहानाबाद थाने में। फिर वहाँ बहुत चिक हुई। अल्टीमेटली कुछ होना नहीं, पुलिस वालों से लड़ के कुछ फ़ायदा होता नहीं, आपको ही नुकसान होता है अल्टीमेटली, क्योंकि पुलिस वालों से नहीं जीत सकते आप, पुलिस तो पुलिस है। तो अल्टीमेटली उसने खैर छोड़ तो दिया, पर उसमें लग गए, बहुत देर लग गई, 12 बज गया। जब मैं घर पर घुसा तो पिताजी नाराज हो गए, उनने एक थप्पड़ और मार दिया। ऐसा होता है जब पॉलिटिक्स में भी लड़ रहे होते हैं, पॉलिटिकली जब लड़ रहे होते हैं, तो यानी मार्क्स ने कहा है कि स्ट्रेटेजी इज यानी मतलब बहुत एसेंशियल होती है आपके लिए। तो स्ट्रेटेजी जो अगर नहीं है तो आप लड़ाई हार जाएंगे। इसीलिए एक किताब का नाम है वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक, है ना? ओके, किसकी है किताब? ये लेनिन की किताब है ना? वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक। हाँ, एक कदम आगे 2 कदम पीछे। तो पहले हम लोगों को वो हेडिंग समझ में नहीं आता था। हम सोचते थे कि अगर 2 कदम पीछे जाएंगे, 1 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे जाएंगे तो हम तो और पीछे हो जाएंगे। पर वो ये नहीं है, वो स्ट्रेटेजी है कुल मिला के, आप कैसे पीछे हट जाएं, कब आगे बढ़ जाएं, ये। पर वो भी तो लड़ते लड़ते, छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते समझ जाएंगे। स्ट्रेटेजी यही होती है कि किस जगह पे लड़ना है, किस जगह बैक हो जाना है, किस जगह वापस आगे जाना है, ये है सारा। तो स्ट्रेटेजिकल होती है लड़ाई में, यानी इसे सैद्धांतिक रूप से बता रहा हूँ, मतलब ये तो नहीं कोई है। अपनी ऐसी लड़ाई की मेमोरी बताइए, कोई आपने जो बहुत ट्रेड यूनियन में तो मैक्सिमम हम लोगों ने फाइट किया, और कई चीज़ों पे फाइट किया। यानी मतलब मैं तो सेक्रेटरी था और फिर मध्य प्रदेश का सेक्रेटरी भी रहा, तो उसमें बहुत बार झगड़े होते थे, क्योंकि स्टेट बैंक की यूनियन ऐसी यूनियन थी जो नॉन एफिलेटेड यूनियन थी। वो किसी भी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं एफिलेटेड थी। अदर बैंक्स की जो यूनियन थी वो सीपीआई से एफिलेटेड थी। अच्छा, एआईबीए जो थी वो सीपीआई से एफिलेटेड थी। ठीक है। पर हमारी जो यूनियन थी वो एफिलेटेड नहीं थी, यानी स्टेट बैंक की यूनियन एफिलेटेड नहीं रही। फिर क्या हुआ कि इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी में बहुत दबाव आया कि कांग्रेस की एक ट्रेड यूनियन होती थी, एनओबी ऐसा कुछ नाम था उसका, तो वो उन्होंने इसका प्रेशर बनाया कि आप उसके मेंबर बन जाएं, यानी उसके रिलेटेड हो जाएं। तो वो हो गए, एफिलेटेड हो गए, जिससे हम लोगों का झगड़ा था। तो विद इन ट्रेड यूनियन हम लोगों का झगड़ा हुआ, और हम लोग शुरू से चाह रहे थे कि हम बॉम्बे सर्किल की एक ट्रेड यूनियन होती थी जिसमें हम लोग मेंबर थे, तो हम चाहते थे मध्य प्रदेश, अब क्योंकि हेड ऑफिस हो गया है इसलिए मध्य प्रदेश की यूनियन सेपरेट की जाए और डायरेक्ट फेडरेशन से जुड़ी रही। काफ़ी दिन ये झगड़ा चलता रहा, बट नेचुरल था, जैसा होता है। अल्टीमेटली वो हुई बनी, यानी उसी का मैं बाद में जनरल सेक्रेटरी हुआ। तो क्या हुआ कि वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैनेजमेंट ने रिकॉग्नाइज यूनियन वो थी जो पुरानी यूनियन थी। तो जैसे मैं गया उसके पर्सनल मैनेजर के पास किसी केस में, तो पर्सनल मैनेजर ने, वो हमारे भैया के दोस्त थे वैसे, तो थे बहुत मज़ेदार वो, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं बात करोगे? तो बोला कि इसलिए बात नहीं करेंगे कि तुम नॉन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के सेक्रेटरी हो, तुमसे बात नहीं करेंगे। तो हमने कहा तो आप जो करना हो करिए, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं तो यहाँ से हटने वाला नहीं। तो बोले कि राजेश तुम समझ क्या रहे हो? तो मैंने कहा आप सस्पेंड कर दीजिए। तो बोले कि अच्छा तुम्हें सस्पेंड कर दें जिससे तुमको पूरा टाइम मिल जाए और तुम खा लो गजल करो। तो वो जान रहा था कि मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि ये सस्पेंड कर दे मुझे, तो मेरे पास टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंड करने के बाद तनख्वाह तो पूरी मिलेगी आपको, जब बाद है में, ना, बाद में।
और नहीं तो यूं भी 2/3 मिलेगी, काफ़ी थी, अपने सिंगल आदमी के लिए काफ़ी होती है। तो वो समझ गया, खन्ना मिस्टर खन्ना थे। तो खन्ना साहब ने कहा कि तुम क्या समझ रहे हो, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, मैं बिल्कुल, तुम मुझे थपाड़ा मार दो तो भी मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करूँगा। ये जो होता है ना, ये स्ट्रेटेजिकल है। यार जहाँ ये पता है बहुत कि ही फायदा अपना ही है, हैं? जाता है मतलब वो एकदम समझ गए कि ये क्या, क्यों ये ऐसा कर रहा है। तो ऐसा होता है ये कि उसे समझ में आ गया कि अब ये अगर सस्पेंड कर दूंगा तो ये और ज़्यादा यूनियनबाजी करेगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसी स्ट्रेटेजिकल लड़ाइयों में ये बहुत सारे बार आपको ऐसे टाइम आते हैं, अल्टीमेटली होते हैं। इसमें क्या हुआ कि अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री हुए तो हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जब परमाणु परीक्षण हुआ, परीक्षण किया। तो हम 3 लोग थे। पोखरण वाला। हाँ, पोखरण वाला। तो हम 3 लोग थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं था, राम प्रकाश त्रिपाठी थे और राजेंद्र शर्मा थे। तो राम प्रकाश त्रिपाठी थे हिंदी ग्रंथ अकादमी में और राजेंद्र शर्मा थे वहाँ पे ये अकाउंट्स एंड ऑडिट होता है जो, उसमें। और मैं था स्टेट बैंक में। तो कंप्लेंट हुई, उसने, चुनाव आयोग ने कंप्लेंट कर दी कि ये 3 लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसलिए। तो सबके वो बन गए, चार्जशीट बन गई। अच्छा, तो क्या हुआ कि इनके घर, इनके नाम पे गई, राम प्रकाश त्रिपाठी गए, तो वहाँ से तो उनने वो खुद ही उनको वो करना था, वो डिप्टी डायरेक्टर वो थे, और डायरेक्टर भी उनके दोस्त थे, उन्हें लिख के दे दिया, वो कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र शर्मा के ऑफिस में गया तो राजेंद्र शर्मा लिखा हुआ था वहाँ पे नाम, जो कॉन्फ्रेंस थी, जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे उन्होंने कहा कि राजेंद्र शर्मा नाम का हमारे यहाँ कोई आदमी नहीं है, क्योंकि वहाँ आरपी शर्मा थे वो। तो आरपी शर्मा ढूंढे ही नहीं जा पाए कि आरपी शर्मा कौन है। तो राजेंद्र प्रसाद शर्मा कुछ नाम होगा, तो वो बच गए, मैं फंस गया। मेरे को चार्जशीट हो गई सर। अच्छा, बिल्कुल, ये चार्जशीट तब सर हुई जब ये वीआरएस आ रहा था। लेना था, मुझे वो करना था। तो खैर चार्जशीट सर वो हो गई मुझे। अच्छा, वो चार्जशीट सिर्फ इसलिए सर हुई, चार्जशीट नहीं होती मुझे। एक लोकल सेक्रेटरी था, वो भाजपा के एक धरने पे बैठ गया और उस पर पीछे बोर्ड लगा था, भाजपा का बैनर लगा था, और वो प्रेस पे में छप गया वो फोटो, इसलिए वो सस्पेंड हो गया। तो मेरा तो केस ही नहीं बनता था, इसलिए कि मैं तो लेखक संघ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और लेखक संघ पे वो नहीं है चार्ज। लेखक संघ की तरफ से आप कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी खिलाफ। मैंने कहा भी, मैंने समझाया, मैंने कहा आप गलत चार्जशीट दे रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये 2 मिनट में इसके वो हो जाएगा। पर उन्हें उसको बचाना था, अपने वो भाजपा वाले को। तो उस सेक्रेटरी को बचाने के लिए उनने मुझे चार्जशीट कर दिया। तो अल्टीमेटली दोनों को बाद में एक लेटर मिला कि आइंदा से आप ये नहीं करेंगे। मैंने कहा आइंदा रहना किसे तुम्हारे बैंक मसाले। ठीक है, आपने बैंक से, हम तो यूं ही भी वीआरएस पे जा रहे। तो ऐसा होता है, ये स्ट्रेटेजिकल ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें चलता रहता है। आज खाने में क्या खाया आपने? ऐसा कुछ भी, दही खाया, रोटी खाई, और एक कुछ मेथी आलू की सब्जी खाई, बस ऐसे कुछ। खाने का शौक नहीं आपको? मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा जरूरी काम है जिसमें खा लेना है किसी तरीके से, बहुत ही बोर काम है खाना। अभी 2 दिन पहले मेरे ऑफिस कल बल्कि वहाँ प्रेम शंकर के यहाँ शादी थी, उसमें जाना पड़ा शाम को, रात को थी। एक तो सुबह बहुत यहाँ पे एक डेथ हो गई थी, दो घर छोड़ के। तो हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब तो थे ही। रात को वहाँ गए, वो मानस भवन में था वो रिसेप्शन, वहाँ भी मैंने कुछ थोड़ा सा खाया और आज खाना मुझे हमेशा लगता है बहुत ही एक कठिन काम है खाना खाना।
बहुत ही बोर भी काम है, पर अब खाना तो पड़ता ही है, इसलिए खाते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे ऑफिस कैंटीन में पत्ता गोभी बनी थी, तो जब हाँ, मैं हाँ, लेके आई मुझे हंसी आ गई। भाई फिर मैंने सोचा कि पत्ता गोभी से ज्यादा खतरनाक दुनिया की कोई सब्जी नहीं हो सकती। वो बताइए जिस दिन आप अपने किसी के यहाँ गए थे। नहीं अरे ये तो ये अपन जिस दिन वो उसमें थे, मिले थे अरे इसमें ये 9 नवंबर को जो अरे ये क्या नाम है इनका, अनिल करमेले वाला। हाँ अनिल करमेले वाला। हाँ। वो काय में था वो दस्तक संवाद जो था वो संगीत वाला। हाँ, संगीत वाले वो जो है हाँ, वो उनने बुलाया मुझे, हम्म। पत्ता गोभी की सब्जी बनी। माय गॉड, मैंने कहा जीवन में कैसे कैसे काम होते हैं। मतलब पत्ता गोभी भयानक किस्म की सब्जी है। इतना सा गोभी आप उसे काटिए इतना हो जाएगा। यानी आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि चीजें सिकुड़ती हैं यानी कम हो जाती हैं, ये फैल जाती ये है। फैलता है, इतना अजीब हो जाता है। ये ताज्जुब होता है वो कैसे उसको। अच्छा वो मैं देखो इतना वो नहीं होता हमारे सीहोर कॉलेज में, सीहोर का जो वो था यानी हॉस्टल में मैं रहता तो जो कैंटीन था हॉस्टल का, तो वो बनाता था। पत्ता गोभी। तो वो रोज पत्ता गोभी बना दे। मैं 3-4 दिन तक खाता रहा, मैं बहुत बोर हो गया। मैंने कहा कि अब तुम मुझे पत्ता गोभी नहीं रखना, नहीं तो मैं तुम्हारी थाली फेंक दूंगा। तो उसने रख दिया, चौथे दिन फिर पत्ता गोभी रख दी। फेंका। हाँ वैसे मैदान होता था सामने, हाँ। हॉस्टल के सामने यानी वो कैंटीन के सामने ऐसे मैदान था, तो जैसे बिल्कुल सामने ही दिखता था, ऐसे खुला हिस्सा है ना ये, और यहाँ पे टेबल लगी हैं, तो आप बैठे और उसने जैसे ही ला के रखा, मैंने ऐसी थाली उठाई चन्न से चन्न कई कटोरियाँ ने आवाज़ की, तो काफ़ी हंगामा हुआ उससे। फिर आप कितने साल के रहे होंगे? मैं बीएससी पार्ट 2 में था। अब तो इतना गुस्सा नहीं आता होगा ना? हैं? अब तो इतना गुस्सा नहीं आता होगा। गुस्से से यार मैं लड़ता, मैं बता रहा हूँ ना, मैं गुस्से से लड़ता था सिर्फ घर वालों से, और बाहर वालों से? बाहर वालों से मैं स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ। मैं घर वालों से गुस्से में लड़ रहा हूँ। जैसे बैंक में लड़ना है तो अब आप उसमें गुस्सा क्यों करेंगे यार, मैं अपने खून काय को जलाऊंगा। पर वो इतना सेपरेट करके हो कहाँ पाता है? अरे आप बिल्कुल तय कर लोगे, अच्छा इस अफसर को ठीक करना जरा। उसके बाद क्या है, मैंने जैसे क्या हुआ कि मैंने कहा जो नेक्स्ट ऑफिस मैनेजर होता है उससे मैंने कहा गर्मी के दिनों में क्या हमारा डिपार्टमेंट बहुत छोटा था, राजभाषा विभाग बहुत ही छोटा होता है हर जगह। मैंने कहा आप मटका और गिलास रखवा दो, गर्मी का टाइम है प्यास लगती है। तो बोले कि नहीं, आपका डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, आपके डिपार्टमेंट में नहीं रखा जा सकता। तो मैंने कहा क्यों नहीं रखा जा सकता, तो जैसे तर्क देते रहते हैं। उन्होंने कहा नहीं बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, आप कहीं पे भी आके किसी डिपार्टमेंट में आके पी लीजिए। मैंने कहा ठीक है ओके। तो मैंने सब लोगों से कहा, 5-6-7 लोगों का डिपार्टमेंट था। मैंने कहा चलो रे पानी पी के आते हैं। सब उठे, सब गए। अब ऑफिस मैनेजर ने देखा ये क्या है, आप इकट्ठे भीड़ लगा। मैंने कहा हम सबको प्यास लग रही है इसलिए पानी पीने आए। मैंने कहा हम सबको जब बाथरूम जाना होगा हम सब सामूहिक रूप से जाएंगे, हम जब पानी पीना होगा पानी पीने आएंगे। अब उसे समझ में आ गया कि अब ये कुछ नहीं होता। थोड़े मालूम पड़ा शाम तक वो एक हाथ में मटका और एक हाथ में मग्गा लिए हुए, गिलास लिए हुए आया कि भैया ये रखा है यार। तुमसे जब समझा रहे हैं कि एक मटका रख दो, मटका रखने में क्या जा रहा है, 2 रुपये का मटका आता है। पर अब वो तर्क कर रहा मुझसे, तो मैंने कहा ठीक है अब हमको सबको एक साथ प्यास लगेगी, एक साथ पानी पीने आएंगे, एक साथ बाथरूम जाएंगे, अब एक साथ सब कुछ करेंगे। अब तुम ये तो कह नहीं सकते कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, हमें एक साथ प्यास लग रही है, हम एक साथ जा रहे हैं। ऐसे लड़ रहे, ऐसे लड़ने में कुछ नहीं होता है।
अच्छा रहता है। ये इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं होती ना, ये तो अपने स्ट्रेटेजिकल है, ये समझ लिया कि अच्छा अब इसको ठीक करना है। तो ऐसा होता है। वो त्रिलोचन जी वाला किस्सा भी बताइए ना, जब वो शब्दों के पीछे आप लोग उनको शब्दों का त्रिलोचन जी को, आज त्रिलोचन जी हमारे बहुत ही अच्छे। त्रिलोचन जी भोपाल आ गए थे। त्रिलोचन जी को ये है कि उन्हें किसी भी शब्द को आप कहिए उन्हें, तो वो बताएंगे कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ है, कैसे हुई है, काफ़ी डिटेल। तो उनको एक गाली है भोपाल की, तो वो ऐसे दी जाती भोपाल में कि उसको संकुचित कर दिया गया है, तो वो पूरी गाली किसी को समझ में नहीं आती। तो त्रिलोचन जी से कहा कि इस शब्द की उत्पत्ति बताइए। तो बहुत देर तक बेचारे सर धुनते रहे कि यार समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा 2 दिन दीजिए, आप 2 दिन बाद बताएंगे। 2 दिन तक वो काफ़ी उनने कोशिश की, रिसर्च की उनने। हिंदी ग्रंथ अकादमी में बैठे हुए हैं, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी में काम कर रहे थे वो, तो राम प्रकाश और अवस्थी जी और ये सब। अच्छा सबको मालूम कि सब जानते थे भोपाल की गाली है। तो त्रिलोचन जी ने 2 दिन बाद आके हथियार डाल दिए कि भाई ये तो कहीं से इसका कुछ नहीं मिल रहा है। फिर उन्हें बताया गया कि भाई साहब ये ऐसी ऐसी गाली फिर वो एक बहुत मजे से, उनमें एक अजीब सा बचपना था और एक शब्द वो बहुत अच्छा बोलते थे। जैसे जब उनको नहीं, यानी ये सब समझ में यानी हुआ कि अपने को नहीं मालूम है, और जब दूसरों ने बता दिया कि ऐसा, तो कहते थे अद्भुत। इतने मजे से अद्भुत कहते थे कि हम लोगों को लगता है यार इससे अद्भुत अपन कभी बोल नहीं सकते। इतना मजे से खुश हो के अद्भुत कहते थे कि बहुत ही मजा आता। बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मजा आता था उनके साथ। ये लोग कहाँ हुआ है, कहाँ घूमने गए थे? सिगरेट पियाए? हो सकता है, लखन बहुत सिगरेट पीता है। अच्छा पर अभी एक बात हो रही थी श्रीकांत वर्मा की। स्वदेश दीपक मैंने मांडूक नहीं देखा, मैं श्रीकांत वर्मा का बहुत जिक्र करते हैं और शिकायती लहजे में ही करते हैं वो कि एक्चुअली क्या है, श्रीकांत जी का कि मेरे बहुत अच्छे संबंध भी रहे, बहुत कभी कभी वो गुस्सा भी होते थे। श्रीकांत जी मध्य प्रदेश के थे एक, तो उस समय तक छत्तीसगढ़ और डिवाइड नहीं होता, तो उस समय तक डिवाइड नहीं हुआ था। और कोई पिएगा चाय? तो श्रीकांत जी का क्या था कि श्रीकांत जी थोड़े एक अजीब से तरीके से गुस्से में रहने वाले व्यक्ति थे। वो दिनमान में थे और दिनमान में उनकी रघुवीर साय से झगड़ा था, तमाम लोगों से झगड़े होते थे उनके। तो श्रीकांत जी एक तरह से हमेशा एंटी बने रहने की एक उनकी आदत थी। किसके एंटी? जिसके भी, यानी मतलब वो वैसे बुनियादी रूप से वो एक तरह के जैसे निषेधवादी कहते हैं, है ना, वो थे कि वो हर चीज़ से अगेंस्ट थे। यानी जैसे डेमोक्रेसी है, अच्छा। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होंगे वो किसी और चीज़ के बारे में आप कहेंगे लेफ्ट के, तो लेफ्ट के अगेंस्ट होंगे, राइट है तो राइट के भी अगेंस्ट होंगे। वो यानी किसी चीज़ के पक्ष में नहीं होते, वो हर चीज़ के अगेंस्ट होते थे। तो ऐसा था उनमें, एक टिपिकल निषेधवादी थे और वो शुरू की कविताओं में दिखाई देता है, वो बहुत ही अच्छा वो सारा है। तो एक खास तरह के नाराजगी उनमें है, वो जो पोइट्री में भी है, उनके सारे शुरू की पोइट्री में है। पर फिर ये हुआ कि वो इस झगड़े के दौरान ही वो चले गए कांग्रेस में। हाँ वही हो सकता है ना। तो जब वो कांग्रेस में चले गए तो इसका विरोध
उस समय तो कांग्रेस ही पावर थी, वही सत्ता थी। तो बट नेचुरल है कि कांग्रेस का ही विरोध हो रहा था, और वो इंदिरा गांधी का पीरियड था, हम्म, तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तो अब वो तो क्योंकि खुद भी ऐसे आदमी थे कि वो आप विरोध करेंगे तो वो आपके भी अगेंस्ट होंगे, तो वो तो नाराज तो रहते ही थे। तो कांग्रेस के साथ रहे, और उनने उनको यानी जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो सिर्फ एमपी बनाए गए, वो भी इसलिए बनाए गए कि यहाँ के जो कांग्रेस के लोग थे, अर्जुन सिंह वगैरह, इन लोगों के फेवर के कारण वो एमपी बनाए गए, मध्य प्रदेश से एमपी बने वो। पर वो उनकी प्रॉब्लम ये हुई कि वो एमपी से आगे नहीं है कुछ हुआ। पर वो हर चाहते रहे होंगे ना, उनकी अरे उन्हें महत्वाकांक्षा इतना प्रचार करवा दिया, एक बार पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब में छप गया। कौन हटा था, सूचना प्रकाशन मंत्री कोई हटाया गया था, तो उसमें छप गया कि नेक्स्ट जो पब्लिसिटी मिनिस्टर बनेगा वो तो श्रीकांत वर्मा बनेंगे। बन रहे हैं, ऐसा छप गया, बड़ी हेडलाइन की तरह छप गया। अच्छा, इंदिरा जी तो इंदिरा जी थी, किसी की सुनती तो थी नहीं, तो वो हुआ नहीं। तो वो एक तरह का उनमें वो उससे डिप्रेशन भी था, और उसी में मगध वाली कविताएं हैं, और उस समय की डायरी भी देखें तो बहुत सारा उसमें गुस्सा। ऐसा दिखाई देता है कि मतलब उनमें डिप्रेशन आया। अच्छा, उसी समय फिर उनको कैंसर हुआ, तो फिर वो काफ़ी उनका इलाज कर लिया, अमेरिका ले जाया गया उन्हें, पर नहीं। पर वो बचे नहीं, अमेरिका में ही डेथ हुई उनकी। तो श्रीकांत जी यूँ अच्छे थे, पोइट अच्छे थे, वो काफ़ी अलग तरह के पोइट थे, उनमें एक खास तरह की वो थी। पर यहाँ पर मतलब पता नहीं, ये सवाल मुझे बहुत खुद भी परेशान करता है कि कलाकार क्या सिर्फ कलाकार होके रह सकता है? ये बात नहीं है, सवाल ये नहीं है। आप यानी विरोध में रह के भी हो सकते हैं, और दिक्कत क्या होता है कि जब आप पावर स्ट्रक्चर के साथ होते हैं किसी भी देश में या समाज में, हाँ, वो किसी का भी पावर स्ट्रक्चर हो, हाँ, तो आपका विरोध हो। इसलिए कि राइटिंग जो है, यानी राइटर जो है, हाँ, उसे विपक्ष में होना चाहिए, चाहिए ना। सीधी सी बात ये है। हाँ, वो कोई का भी यानी आपकी कुछ भी आइडियोलॉजी है तो भी आप प्रतिपक्ष हैं। राइटर का मतलब ही है कि वो प्रतिपक्ष है, वो पब्लिक के साथ होगा, वो सत्ता के साथ नहीं होगा, चाहे सत्ता उसकी खुद की आइडियोलॉजी की हो फिर भी। तब भी। रूस में वो लेखक को, उन लेखकों को सम्मान बाद में नहीं मिला सत्ता जो के उस साथ समय क्रांति के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के साथ रहे, हम्म, बल्कि वो लोग ज़्यादा पॉपुलर हुए या ज़्यादा सराहे गए, जैसे येवतुशेंको थे या जैसे आंद्रे वाजिनेसेंस्की थे। तो ये वो लोग थे जो सत्ता के विरुद्ध में थे, हालांकि वो एंटी मार्क्सिस्ट नहीं थे, वो मार्क्सिस्ट थे, पर पर सत्ता के establishment खिलाफ, हाँ। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। तो सवाल ये है कि राइटर अगर आप हैं या कोई कलाकार आर्टिस्ट है, हाँ। हैं, तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट होंगे। अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो फिर गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, चाहे आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, पर आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो होना ही चाहिए, प्रतिपक्ष में तो होना ही चाहिए। हाँ, मुझे भी मतलब मुझे भी पर्सनली यही लगता है, नहीं तो निराशा हो जाती है। कविताएं हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छी फिर आप सत्ता की तरह देखेंगे अगर समाज को, तो समाज में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो कैसे दिखेगी ही दिखेगी? नहीं। हाँ, दिखेगी नहीं। बिल्कुल। फिर तो आपको लगेगा कि अच्छा सब कुछ सुंदर ठीक है, सुंदर अच्छा ही हो रहा है, वो तो कोई भी सत्ता होगी तो वो ये कहेगी कि ये तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। जातियां मसला एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम लोग तो यानी सोचो, ये थी ना, ये है जो अभी तो यही है, बांग्लादेश की, हाँ, शेख हसीना, नहीं नहीं क्या था, अरे वो जिनको मिल गया डेथ सेंटेंस कोर्ट। नहीं अच्छा, वो तस्लीमा नसरीन को बोले। तस्लीमा, ओके, तस्लीमा। लेखक को। हाँ, तो तस्लीमा को कलकत्ता से निकालने का कि बंगाल से उसको कहा जा रहा था कि तुम वापस जाओ, यानी उसका वो पीरियड खत्म हो गया था जो यहाँ पे रहने का यहाँ पे टाइम रहने था। का टाइम।
तो तस्लीमा को निकाले जाने का ऑर्डर हो गया और ज्योति बाबू की गवर्नमेंट थी, मैं तो CPM में था, है ना। और केदारनाथ सिंह जो थे वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में थे, यानी CPI के नज़दीक थे, और महाश्वेता देवी जो थी वो ML के नज़दीक थी। हम तीनों ने जो यानी तीनों ने एक स्टेटमेंट दिया कलकत्ता में रहते हुए। हाँ, उस समय हम कलकत्ता में थे और तीनों ने साइन करके यानी अगेंस्ट गवर्नमेंट। लोगों ने कहा भी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, हम इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे राइटर को बाहर करोगे ये नहीं चलेगा। ठीक है, हम पार्टी में हैं, हम इसके बावजूद हम इसका तो विरोध करेंगे। तो तस्लीमा के इशू पे हम लोगों ने तीनों ने विरोध किया और तीनों अलग अलग पार्टी से थे हम लोग। यानी माशा तो हम लोगों के वो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे से उनसे संबंध थे, तो माशा भी हम लोगों के साथ। तो ऐसा होना चाहिए, आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट आपकी भले ही आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट हो, वो अगर गड़बड़ कर रही है तो उसका विरोध करना चाहिए, जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। पार्टी आपको निकाल दे इससे ज़्यादा क्या करेगी। हाँ, मतलब ये खतरा तो लेना पड़ेगा। हाँ, ये तो करना पड़ेगा। यानी पार्टी क्या करेगी, पार्टी आप पे एक्शन करेगी, आपसे जवाब सवाल करेगी, इससे ज़्यादा क्या करेगी। पर आप उसके साथ हो जाएं, गवर्नमेंट के साथ हो जाएं, पावर के स्ट्रक्चर के साथ हो जाएं, ये तो नहीं हो सकता। अगर आप राइटर हैं तो पावर स्ट्रक्चर के साथ नहीं हो सकते। तो ये साफ है। ये तो एक ऐसा इश्यू है कि जिसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। एक चीज़ और, हम लोग कल ही बात कर रहे थे, रात में ये बात हो रही थी कि जब हम यदि सिर्फ कविता की बात करें तो कविता में बहुत हम लोगों का भी जीवन है, मतलब नॉर्मल आम लोगों का, लेकिन आम लोगों तक कविता शायद नहीं पहुंच रही है या कला नहीं पहुंच रही है। तो ये क्या उसको आप कोई भी कला या कोई भी कविता या कोई भी राइटिंग को पहुंचाने का काम राइटर का नहीं है। हाँ। राइटर का काम है लिखना, है ना। अब आप ये सोचें कि हिंदी का पूरा मीडिया से ज़्यादा दोगला मीडिया कोई सा नहीं है हिंदुस्तान में। पूरे हिंदी के अखबार उठाकर देखिए, उनमें एक पेज तो छोड़िए, आधा पेज भी साहित्य के लिए नहीं है। अच्छा, साहित्य के लिए अगर वो पेज बनाएंगे भी तो उसमें कंटेम्प्रेरी लिटरेचर नहीं होगा, उसमें कोई कूड़ा लिटरेचर होगा कोई। हाँ, वो पॉपुलर लिटरेचर जो आजकल एक चला हुआ है वो यानी भास्कर में एक जमाने में इंग्लिश के नॉवेल्स की इतनी सी रिव्यू छपती थी, हिंदी के बुक्स की नहीं छपती। हाँ। तो हिंदी का पेपर है, भाषा बिगाड़ रहे हैं आप, जो वो तो खैर एक अलग मुद्दा है ही। तो भाषा तो नष्ट कर ही रहे हैं आप। फिर आप लिटरेचर के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है, हिंदी के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है, ना आप भाषा के प्रति ईमानदार हैं, ना भाषा का जो संस्कृति है, जो साहित्य है, उसके प्रति ईमानदार हैं। पूरा मीडिया उठाकर देखिए, दूरदर्शन जब तक था तो उसमें ऐसे कई लोग थे जो उस समय की कंटेम्प्रेरी पोइट्री पे बात कर रहे थे, वो कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, कवि सम्मेलन कर रहे थे। यानी हम ही लोगों ने इतने बार पार्टिसिपेट, नेत्र सिंह रावत थे, कुबेर दत्त थे, ये सब लोग वो काम कर रहे थे। बाद में अब देखिए, आप उठाकर देखिए कि क्या है, तो आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। उस समय इतनी सारी चीज़ों पे वो बन रहा था, यानी तमस पे दूरदर्शन ने फिल्म बनाई, है ना। एक कहानी में इतनी सारी भारतीय कहानियों पे फिल्म बनी, यानी वो बनी, सीरियल बनी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और हिंदी के तो मैक्सिमम उपन्यास, काला जल शानी का उस पे बनी, राग दरबारी पे बनी, मैला आंचल पे बनी, ऐसे इतने उपन्यास गिनाए जा सकते। और रांगे राघव के उस पे बनी, रांगे राघव के कब तक पुकारूं पे या राई और पर्वत पे, दोनों में से किसी पे बनी, एक बनी पर राई यानी रांगे राघव, हैं, हाँ, श्रीकांत पे बनी, बांग्ला के तो पढ़ाई बनी, वो तो रविन्द्रनाथ की तो पूरी एक सीरीज बनी रविन्द्रनाथ की कहानियों पे। आज की तारीख में अगर हम देखें तो मीडिया से
अगर जो देख रहे हैं ये होगी जनरेशन, उसे तो मालूम नहीं पड़ सकता कि हिंदी में क्या हो रहा है। बिल्कुल। उसे ना तो कुछ साहित्य के बारे में मालूम होगा, ना उसे कला के बारे में मालूम होगा। आप कोई भी हिंदी अखबार अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, अंग्रेजी अखबारों में हिंदी का कुछ नहीं आएगा। तो आप आखिरकार एक ऐसे माहौल में आप कुछ भी लिख रहे हो, वो कैसे जनता तक पहुंचेगा? जनता तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत सारे लोगों की होती है, यानी मीडिया की होती है, पब्लिकेशन की होती है, तमाम अखबारों की होती है। दूसरी भाषाओं के अखबार उठाकर देखिए, दूसरी भाषाओं के मीडिया उठाकर देखिए, दूसरी भाषाओं की फिल्में उठाकर देखिए। यानी बंगला में सबसे ज़्यादा फिल्में वहाँ के लिटरेचर पे बनी, रविन्द्रनाथ के उपन्यासों पे बनी, शरद बाबू के सारे उपन्यासों पे बनी, ऋतिक घटक ने जो फिल्में बनाई, सत्यजीत रे ने जो फिल्में बनाई। तो मालूम पड़ता है कि उनका लिटरेचर क्या है। आप वहाँ जाइए केरल में, पोटेकाट एक बड़े उपन्यासकार हुए यार। हम लोग गए और एक पूरा चौराहा, पोटेकाट चौराहा है, उसमें पूरी वॉल है और उस पे वॉल पे उस पे पूरे उनके उपन्यास के अंश वो किए गए हैं। और इतना यानी अच्छा लगता है कि एक राइटर का कितना सम्मान हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह आप किसी भी भाषा में जाइए, वहाँ पे देखिए कि वो अपने राइटर्स से किस तरह से प्रेम करते हैं, किस तरह से वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। अभी एक हमारे एजीएम थे, उनकी वाइफ, मैंने एजीएम की तो डेथ हो गई, ओबेरॉय साहब की, उनकी वाइफ अभी अपने बच्चों के साथ के पास लंदन गई थी, तो उन्होंने कुछ फेसबुक में डाले थे, तो गई थी। मुझे देख के इतना अच्छा लगा कि इंडियन पोएट्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टेशंस पे लगी हुई, पर यही नहीं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी एक्चुअली आपकी नहीं है। सब कुछ काम लेखक थोड़ी करेगा। बिल्कुल। पहले कई लेखक ऐसे हुए जिन्हें लगा कि अच्छा यार प्रकाशक साला बेईमानी कर रहा है, रॉयल्टी भी नहीं दे रहा और ये भी नहीं कर रहा और छाप भी नहीं रहा ढंग से, तो खुद प्रकाशक बन गए। यशपाल जी स्वयं प्रकाशक बन गए थे। और भी कई राइटर्स ने प्रकाशन शुरू किया, उपेंद्र नाथ अश्क ने प्रकाशन शुरू किया। पर अल्टीमेटली यानी ये काम राइटर का नहीं है, और वो अल्टीमेटली बंद हुआ। यानी यशपाल का सारा साहित्य अल्टीमेटली लोग भारती के पास गया, उपेंद्र नाथ अश्क का सारा डूब गया। तो ये काम मैं क्यों करूं? मैंने कभी नहीं किया। मैं को कभी नहीं लगा कि मैं अपनी किताब खुद छापूं। क्यों छापूं? पर ये निराश तो कर ये निराशा करती है, निराश करता है। ये बात बुरी लगती है, और ये भी लगता है कि आप ऐसी भाषा में क्यों काम कर रहे हैं। हाँ। और आप आखिरकार अपनी भाषा में काम करेंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? तो काम तो आपको ही करना है, मतलब काम नहीं करेंगे तो भी कोई वो नहीं है, यानी उसका ये अल्टरनेटिव नहीं हो सकता कि ऐसी स्थिति है इसलिए आप काम नहीं करेंगे। काम तो करेंगे। तो वो है प्रॉब्लम। तो ये ऐसी है कि जिसमें बहुत बार ये बात कहते हैं हम कि हिंदी का मीडिया दोगला है, पर अब उससे कुछ अंतर तो नहीं पड़ता। ठीक है। आप जब ये बात कर रहे हैं तो मंगलेश जी जब गए थे तो अपूर्वानंद का एक आर्टिकल भी आया था शायद द हिंदू में, वो भी इसी हिंदी भाषा को लेकर जो एक एक्चुअली होता है। ये क्या है, ये जितनी, अब ये कहना बड़ा बुरा लगता है कि राइट विंगर्स जो हैं वो नहीं चाहते कि लिटरेचर जैसी चीज़, क्योंकि लिटरेचर हमेशा मालूम है उन्हें कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा। रूस में एक समय में जब यानी सोवियत संघ था, तो ये हालत थी कि किताबों की बिक्री की यानी लाइनें लगती थी, और इतना ज़्यादा उनने लिटरेचर बेचा, और इतना मतलब किताबें छापी उनने दुनिया भर की, और लोक साहित्य और बच्चों के लिए बहुत सारी लोक कथाएँ और तमाम, और उनने अपने ग्रेट्स को तो छापा ही, दास्तोवस्की हो चाहे तॉल्स्टॉय हो चाहे गोर्की हो चाहे कोई भी हो। आज रूस की ये हालत है कि कुछ नहीं है, उसके टूटने के बाद आज कुछ नहीं छप रहा। तो ये प्रॉब्लम समाज कैसा बना रहे हैं आप, यानी समाज किन चीज़ों से बन रहा है,
वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप लिटरेचर को के साथ आपका या कलाओं के साथ आपका कैसा संबंध है? संबंध क्या है। क्योंकि कोई भी समाज बेटर समाज तभी बनेगा जब वो अपने भाषा के बेस्ट पॉसिबल से संबंध रखेगा, चाहे वो साहित्य हो, चाहे कलाएं हों और चाहे साइंस हो, है ना। तो सवाल यह है कि आप का तो किसी चीज़ से संबंध नहीं। यानी बंगाल में आप उतना ही सम्मान जगदीश बसु का भी है, उतना ही सम्मान उनके साइंटिस्टों का भी है, उतना ही सम्मान फिल्म मेकर्स का भी है। सत्यजीत रे भी वहाँ पे ग्रेट हैं, ऋत्विक घटक 2.5 फिल्म बना के भी ग्रेट हैं। तो वहाँ सब उतने ग्रेट हैं और वो ग्रेट्स ऐसे नहीं है कि नॉन क्रिटिकल है। यानी ऋत्विक घटक ने सत्यजीत रे के बारे में ये कहा कि उसकी कुल मिला के 2.5 फिल्म अच्छी है, 2.5 भी क्या शायद 1.5 फिल्म कहा, 3 में से 1.5 फिल्म अच्छी है और 1.5 ऐसी है। अब ये ऋत्विक घटक कह रहे हैं सत्यजीत रे के लिए, दोनों इतने बड़े स्टालवर्ट हैं कि जिसके, या शांति निकेतन में वो थे मूर्तिकार राम किंकर। अच्छा, राम किंकर भयानक ड्रंकर्ड थे। अच्छा, रविंद्र बाबू तो बहुत ही एथिकल थे, विद एलीट। हाँ, एलीट भी थे और बहुत वो भी थे, मतलब पूरा विश्वविद्यालय उन्होंने खड़ा किया। पर राम किंकर अकेले ऐसे आदमी थे जो दारू पी के उनके पास पहुंच जाते थे। तो ये ग्रेटनेस है समाज वहाँ पर। राम किंकर का इतना सम्मान था और इतना बढ़िया काम उन्होंने किया है, कंक्रीट में मूर्तियाँ बनाई हैं। कोई सोच नहीं सकता था उस ज़माने में कि कंक्रीट से भी कोई मूर्तियाँ बनाई जा सकती हैं, पर किया है। तो सवाल यह है कि कोई समाज हो, अगर वो अपनी कलाओं का, अपने साहित्य का, अपनी संस्कृति का, अपनी साइंस का अगर सम्मान नहीं कर रहा है, तो वो समाज वैसे ही रहेगा। जितना गोबर पट्टी अगर कह रहे हैं हिंदी बेल्ट तो गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक ही है, गोबर पट्टी ही रहेगी साली, तो ठीक है। पर ये जो कलाओं को बचाने के नाम पर जो बहुत तमाम सरकारी तामझाम हो रहे हैं, जैसे अभी विश्वरंग भी हो रहा है भोपाल में, या इसमें भी सरकारी हिस्सेदारी तो है ही। हाँ। तो ये सब कुछ कर भी रहे हैं या ऐसा नहीं बचती कलाएं समाज में जब तक सम्मान नहीं बढ़ेगा चीज़ों का। वो सारी चीज़ें जो समाज को बनाती हैं, वो अगर सब में नहीं आता है, अगर आपका मीडिया आपकी भाषा को नहीं बचाता, अगर आपका मीडिया आपकी भाषा का सम्मान नहीं करता, आपकी भाषा में लिखे जा रहे का सम्मान नहीं कर रहा है, तो आप तमाशे कुछ भी कर लीजिए। मेले लगाने से संस्कृतियाँ नहीं बनती ना बचती। वो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए आपको करना पड़ता है काम। तो सरकारें जो कर रही हैं वो तमाशा है, दिखावा है। वो अपने लिए भीड़ भी तो तैयार कर रही है। हाँ, तो वो उनके लिए भीड़ वही तमाशा है, एक भीड़ है, एक इस तरह का आप करते रहिए। ये तो आपको दिखाना है, इसलिए दिखाना भी है और आपको पैसा भी खर्च करना है। तो आप उसी समय में हजारों स्कूल बंद कर रहे होते हैं जिस समय में आप एक मंदिर बना रहे होते हैं। मंदिर में करोड़ों रुपए लगाते हैं और दूसरी तरफ आप सुनते हैं कि 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए। तो अब आपका चरित्र समझा जा सकता है कि आपका चरित्र क्या है। यानी आप शिक्षा को नहीं बचाना चाहते, आप एक मंदिर को बचाना चाहते हैं। वो उसका अच्छा शेर है निदा का कि अल्लाह तेरे वास्ते इतना बड़ा मकान, यानी तेरे एक अकेले के लिए इतना बड़ा मकान। हाँ, है ना, एक शेर है। याद आ गया, अंतिम लाइन थी। हाँ। तो जब आप, यानी आपकी प्रायोरिटी क्या है। जवाहरलाल जी जब कह रहे थे कि हमारे ये बांध, हमारे ये कारखाने ही हमारे नए तीर्थ हैं, है ना, तो समझ में आ रहा था आप तो उल्टे हैं। तो अगर आप कि ये प्रायोरिटी है शिक्षा की जगह पे, साइंस की जगह पे, तो यहाँ साइंटिस्ट भी तो नारियल फोड़ने लग रहे हैं सर।
वो तो समझ में आता है। सवाल ये है कि एक साइंटिस्ट, एक मंत्री केंद्र का हाँ। स्कूल के बच्चों के बीच में गया और उसने पूछा कि पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो बच्चों ने कहा यूरी गागरिन। तो उसने कहा कि नहीं, वो उस मंत्री का नाम याद आ जाएगा, केंद्रीय मंत्री है, अभी वर्तमान में? अभी है, रिसेंटली फेसबुक पे डालोगे तो मिल जाएगा वो। तो उसने कहा नहीं, पहला जो अंतरिक्ष यात्री था वो हनुमान थे। हाँ। तो अब आप बच्चों को अगर ये अब सिखा इतने रहे हैं, साइंटिफिक हो तो रहे हैं आप। इतने साइंटिफिक अगर आप हो गए हैं तो फिर इसके बाद उसका कुछ नहीं हो सकता, यानी मतलब उस समाज का कुछ नहीं होगा, वो यानी नष्ट होगा। अगर इस तरह की सत्ताएं, अगर यानी इस तरह की साइंस, अगर अब वो कह रहे हैं कि नाले की गैस से, जो नाले की बास है उससे जलाओ और उससे तुम चाय बना लो और उससे पकौड़े तल लो, तो फिर उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं आप? इससे ज़्यादा और अक्लमंदी की बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो जब आपके पास न साइंटिफिक आउटलुक है, साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज ए आउटलुक। साइंस एक आउटलुक है, साइंस एक दृष्टि है, साइंस एक मेथड है जो दूसरी चीज़ों को देखना सिखाता है। आप चाहे साहित्य देख रहे हो, चाहे आप समाज को देख रहे हो, चाहे आप कुछ भी देख रहे हो, बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें देख रहे हो, तब भी एक साइंटिफिक आउटलुक अगर आपका होगा तो आप उसकी एनालिसिस अलग तरीके से करेंगे। तो अगर आपके पास वो नहीं है फिर ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं। रसेल की एक छोटी सी किताब है ABC ऑफ साइंटिफिक आउटलुक करके, उसमें वो ये कहता है कि साइंटिस्ट भी जो होते हैं, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो भी अपने आउटलुक में नॉन साइंटिफिक होते हैं कई बार। जो तुम कह रहे हैं ना नारियल फोड़ते हैं, तो नारियल फोड़ना ये जो है कि आप उस जगह पे आपने साइंस को एक विधि की तरह देखा, एक सब्जेक्ट की तरह देखा, एक टेक्नोलॉजी की तरह देखा, अप्रोच की तरह नहीं। आपका आउटलुक साइंटिफिक नहीं हुआ। बरसों तक इस बात की का साइंटिस्ट रिसर्च करते रहे कि स्त्री का दिमाग जो है पुरुष के दिमाग से थोड़ा छोटा होता है ना। तो ये आपका अगर यानी इसके लिए आपने बरसों खर्च किए हैं, तो इससे ज़्यादा नॉन साइंटिफिक आप हो नहीं सकते। और इतनी ज़्यादा दिमाग पुरुषों में ये भी साबित कर दिया उन्होंने। हाँ, तो ये इस तरह की मूर्खताएं अगर आप हैं तो आप में साइंटिफिक आउटलुक नहीं है। आप भले ही वैज्ञानिक हो, वैज्ञानिक हो जाने से आपको ये तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने एक वो बना लिया, एक बड़ा आविष्कार कर लिया, पर आपका आउटलुक नहीं चेंज हुआ। आपका आउटलुक अगर चेंज नहीं हुआ तो आप कुछ भी कर लें विज्ञान में, पर आपका की दृष्टि जो है वो संकीर्ण है। तो इसलिए ज़रूरत साइंटिफिक आउटलुक की है। परसाई जी का एक बहुत ही अच्छा व्यंग है कि वो मैं गुरुजी के पास गया, गुरु गोलवलकर के पास, कह रहे हैं मैं गुरुजी के पास गया तो मैंने देखा कि उनके कमरे में चारों तरफ चाबियां ही चाबियां लटकी हुई हैं। तो मैंने कहा उनसे, गुरुजी से, कि क्या आपने ताला चाबी का धंधा शुरू कर दिया? तो बोले नहीं, मैं बौद्धिक देने जाता हूँ RSS के कार्यकर्ताओं को और उसके बाद ताला लगा के चाबी ले आता, जैसे कोई दूसरा विचार उसमें नहीं कर सके। तो ये व्यंग है और उसके लिए उन पे अटैक भी वही था। तो ऐसे ही हैं वो, बेसिकली उनके पास दूसरा कोई विचारों के पास आ नहीं सकता, क्योंकि अपना कंट्रोल नहीं होगा ना। उन्हें जाना ही नहीं कभी। जब जानते हैं तो फिर वो बाहर आ जाते हैं। ऐसे कुछ लोग हुए जो बाहर आए और उन्हें फिर RSS के खिलाफ किताबें भी लिखी, पर ऐसे बहुत थोड़े से लोग होते हैं। एक्चुअली क्या, उन्हें बहुत बचपन से उन्हें ट्रेन किया गया है, गलत इतिहास बताया गया है, गलत विचार दिए गए हैं, गलत बताया गया है कि मुसलमानों ने इतने अत्याचार किए, ये किया, वो किया, ये। तो अब वो वही रट रहे हैं, वही समझ रहे हैं, वही उनकी, और भारतीय संस्कृति इतनी महान है और भारतीय ये महान है। तो दुनिया की हर देश में एक पॉलिटिकल विंग होता है जो राइटिस्ट होता है। जैसे रिपब्लिकन्स हैं,
अमेरिका में, जैसे कंजर्वेटिव्स हैं ब्रिटेन में, जैसे कहीं पे भी एक पार्टी ऐसी होती है जो बेसिकली राइट विंगर होती है। पर आप ये देखें कि जो राइट विंगर्स हैं, अमेरिका को ही हम उदाहरण माने, तो वहाँ पे बहुत एक लगातार ऐसा रहा है कि एक बार डेमोक्रेट जीतते हैं तो दूसरी बार राइटिस्ट जीतते हैं। निक्सन रहे, बुश रहे, तमाम रहे, है ना, अभी भी है। अभी ये ट्रम्प जैसा बेवकूफ पहली बार जीता, पर जीता तो सही 2 बार जीत गया 2 बार जीत गए। है ना। तो राइट विंगर्स हर जगह हैं, पर वो राइट विंगर्स हमारे राइट विंगर्स की तुलना में ज्यादा मैच्योर है कंपैरेटिवली। अभी आप सोचिए, यानी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें ममदानी तो लेफ्ट हैं, उनके बाप ने तो मार्क्सिज्म पे किताबें लिखी हैं, और उनकी जो माँ है मीरा नायर, उनने वाटर जैसी फिल्म बनाई थी यहाँ पे, इतना उपद्रव हुआ था उस पे। हाँ, बिल्कुल। शर्मिला टैगोर है वो, शबाना आजमी ने सर मुंडवाया था जिसमें, तो सब कुछ हुआ। वो कह रहा है कि आपने तो इन्हें फासिस्ट कहा था, ट्रम्प के सामने कह रहा है, ममदानी खड़ा है बगल में। अब आप क्या कहना चाहते हैं, वो क्लियर कर रहा है, और वो कह रहा है कि ट्रम्प कह रहा है कि आप कह दीजिए मुझे फासिस्ट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो पलट के कह रहा है ममदानी कि वो तो आप हैं। अब ये स्थिति, यानी आप सोचिए, ये इस सिचुएशन को अगर हम अपने यहाँ देखें तो क्या होगा। तो इतनी देर में तो या तो हत्या कर देते या तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती। और पहली बात तो ममदानी के खिलाफ सारी ताकत लग गई, ट्रम्प लग गया, वहां के सारे कारपोरेट्स लग गए, सारे लोग लग गए, उसके बाद ममदानी को नहीं हरा पाए। ये होता है, मतलब समस्या ये है कि और मैं वही सोच रही थी, वो अपने हमारे राइटिस्ट उस ढंग से डेवलप ही, यानी मतलब उस तरह से मेच्योर नहीं, यानी इनसे लड़े भी तो आप, यानी जो आदमी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर सकता है तो वो क्या है, कोई मतलब है। यानी सोनम वांगचुक बेचारा, अच्छा वही कह रहा है वो कि आपने कहा था कि सूची में हम रख देंगे लद्दाख को, यही तो उसी के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहा है, उसी के लिए स्ट्राइक कर रहा है। जो साइंटिस्ट है, जो बेचारा इतने साल से काम कर रहा है, जैसे सारी दुनिया के इतने अवार्ड मिल गए हैं, जो इतना ब्रिलियंट है, जिसपे इतना सारा काम हो चुका है, आपने उठाया उसे बंद कर दिया। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप गौतम नवलखा को बंद कर देते हैं, आप सुधा भारद्वाज को बंद कर देते हैं, आप वरवर राव जैसा एक पोइट है बेचारा, ठीक है, नक्सल है, सब कुछ है, डॉक्टर विनायक सेन को आप उसको बंद कर देते हैं। आप कर क्या रहे हैं? उमर खालिद को बंद कर देते हैं। उमर खालिद तो उसका जिक्र करता है अपनी, उमर खालिद तो बेचारा स्टूडेंट है, वही तो, और कोर्ट उसको, यानी एक बेल देने के लिए कोर्ट में के पास टाइम नहीं। यानी ये आपकी स्थिति अगर है तो आप कैसा देश बना रहे हैं? यानी आप राइट विंगर हो कोई दिक्कत नहीं है, हम लड़ते रहेंगे, पर ये है कि राइट विंगर भी मैच्योर होना चाहिए। हाँ, इतना मैच्योर तो आप पॉलिटिकली हो कि आप किसको गिरफ्तार कर रहे हैं, किसको आप साइड कर रहे हैं। आप में दम नहीं है, आप में ना साइंटिफिक आउटलुक है, ना आप में साइंस है, ना आप में अकल है, ना आप में कुछ भी नहीं है। तो आप सारे अकलमंदों को अंदर कर देंगे और आप राज करेंगे, और मंदिर पे घंटा फिर से ध्वजारोहण कर रहे हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर है वो, फुर्सत कितनी है, और वो झंडा फहरा रहा, यानी राम मंदिर का पताका फहराने के लिए वो खड़ा है, और पूरे कितना सिस्टम लगा होगा अभी, पूरे मीडिया लगा है, और वो 1 घंटे तक मीडिया पे वो पताका फहरा रहा है।
एक गुफा में जाके वो समाधि में बैठ जाता है और कहता है 18 घंटे काम करता है, ये काम है। 18 घंटे क्यों काम कर रहे हो तुम, ऐसा काम कर रहे हो? क्यों करना है? वो अलग से कुंड बनाते हैं, उसमें एक तो डुबकी लगाना नहीं आता उसको, उसकी पूरी पीठ दिखती रहती है, डुबकी लगाना उसे नहीं आता है कि डुबकी कैसे लगाई जाती है। तो सीख लो, फोटोग्राफर को भी ठीक से मतलब डुबकी नहीं लगा सकते। और उससे ज्यादा दूसरा है वो अमित शाह, वो तो यूं जाता है, यूं निकल जाता है, साले तुम तो सांस नहीं रोकने होता, तुम घर काय को रहो यार, हैं? हाँ। इतने बेवकूफ। यानी कभी प्राइम मिनिस्टर को, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर है, 16-17 प्राइम मिनिस्टर हो गए, कई ऐसे थे जो नॉन मतलब आइडेंटिटी थे, देवगौड़ा जैसे। किसी ने ऐसी बेवकूफियां नहीं की कि वो गुफा में बैठ जाएगा और मंदिर की पताका फहराएगा और इलाहाबाद को प्रयागराज कर देगा, इलाहाबाद को प्रयागराज कर देगा और प्राण प्रतिष्ठा में बैठ जाएगा। मतलब क्या कर रहे हो यार, एक प्राइम मिनिस्टर हो तुम, यानी भाषा तो सड़क छाप बोलते ही हो तुम, पर आप एक प्राइम मिनिस्टर ऐसी, यानी ये काम प्राइम मिनिस्टर के हैं। आम फिर कह रहा है तरीके बताता है, और फिर कह रहे हैं कि 18 घंटे काम कर रहा है। अरे क्यों कर रहे हो तुम 18 घंटे? तुम बहुत बर्बाद कर रहे हो 18 घंटे। उसमें एक बहुत अच्छी कविता एक लड़के ने लिखी, क्या है वो विहाग वैभव हाँ, की है या पराग की भी होगी, या पराग की है। उसका कहना है कि आपने कहा कि आप 18 घंटे काम करते हैं, अगर आप 8 घंटे काम कर रहे होते तो बाकी के बचे घंटों में 2 लोगों को काम मिलता। हाँ, उसकी अभी किताब आई है बेरोजगार वाली कुछ। हाँ, उस पे तो आप 2 लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाती। आप क्यों 18 घंटे काम कर रहे हैं जबकि आपको 8 घंटे काम करना चाहिए? तो आप दूसरों के यानी नौकरी खा रहे हैं, दूसरों की नौकरी खा रहे हैं, वो उनको मिल जाता 8-8 घंटे काम, तो 2 लोगों को काम मिल जाता 16 घंटे में। तो आप 18 घंटे काम करके सत्यानाश कर रहे हैं, 8 घंटे करिए, 10 घंटे जो बाकी के बचेंगे उसमें दूसरे लोग काम करेंगे। तो उसने अच्छी कविता है वो, मुझे बहुत पसंद आई कि उसने एक सही कहा कि भाई दूसरों का टाइम क्यों खा रहे हो आप, उनको नौकरी दो। पर नौकरी तुम दे नहीं सकते इसलिए कि तुम्हें तो साले, बहुत बुरा है ये टाइम, इट्स ए हॉरिबल टाइम। हम सब लोग अफसोस स्थिति में हैं कि एक तो अनफॉर्चुनेटली मूवमेंट नहीं है, बड़ा मूवमेंट नहीं है, पॉलिटिकल पावर ऐसी नहीं है जो अल्टरनेटिव बन सकें। मुश्किल हो रही है, यानी बनने को तो अल्टरनेटिव बन सकते हैं बहुत सारे, इनने एक्चुअली देर कर दी अन्य पॉलिटिकल पावर्स ने। उस बीच में इसने क्या किया कि सारे पॉलिटिकल जितने संस्थाएं थी, चाहे कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे तमाम ऐसी विश्वविद्यालय हो, तमाम सारी संस्थाओं को इनने कैप्चर कर लिया। अब चुनाव आयोग साला यूजलेस है, यानी मतलब वो उनका एक पॉकेट एडिशन है। तो ऐसे में आप चुनाव जीतना, जब इतने मैनिपुलेशन होंगे, अब चुनाव हार के भी वो जीत जाएगा, जो उसने बिहार में किया, जो उसने बिल्कुल ही वो बहुत ही आश्चर्यजनक भी रहा तमाम। तो एक्चुअली प्रॉब्लम वो हो रही है कि उसने ऐसी बहुत सारी संस्थाओं को जिनसे डेमोक्रेसी में कई बार स्ट्रेंथन हो सकता होता है कि आप अगर कुछ गलत करेंगे तो उसका वो करेंगे, वो हो नहीं पाया। यानी पहले कोर्ट डिसीजन दे सरकार के खिलाफ, आज सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। ये एक संकट है और ये एक बड़ा संकट है, और ऐसे संकट जो जब ज्यादा बढ़ते हैं तो वो डेंजरस होते हैं किसी नेशन के लिए। जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो पाकिस्तान में हो रहा है आज, तो वो ये देश बड़ा है, इसलिए इसमें यही फॉर्चुनेट है, उनकी किस्मत अच्छी है कि देश बहुत बड़ा है। नहीं तो अगर ये देश छोटा होता तो अभी तक तो कभी ठिकाने लगा दिया होता। ये एक दिक्कत है,
और ऐसी स्थिति में यह है कि ये डेंजर को बढ़ाते हैं, हम्म, ऐसी चीजें एक बड़े डेंजर को बढ़ाती हैं, और वो हो सकता है कभी भी कुछ भी, क्योंकि अब ये तो है कि आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, इसलिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया, इंटरनल इमरजेंसी को उस इमरजेंसी के बाद से ही खत्म कर दिया गया, तो इसलिए आप इमरजेंसी नहीं लगा पाएंगे। पर इमरजेंसी नहीं लगा के भी तो आप इमरजेंसी लगाए हुए हैं, वही है, तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए डेंजर वो बढ़ते हैं। जब आप वैकल्पिक स्थितियों को खत्म करेंगे तो डेंजर बढ़े, विकल्प बने रहेंगे तो चीजें ठीक रहती हैं। डेमोक्रेसी बनी रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो मुश्किल होगा। सूरज आ रहा है सामने से, ओके, पेड़ों के बीच से झलक रहा ससरा। सूरज। क्या कहते हैं, और आप उस दिन कह रहे थे कि आपकी पसंदीदा फिल्म राज कपूर की फिल्म थी वो जागते रहो सिर्फ। जागते रहो। एक्चुअली उस जागते रहो में मजा सिर्फ इतना सा था कि जागते रहो में पूरे फिल्म में राज कपूर नहीं बोलता, पूरी फिल्म लास्ट में बोलता है अंत में, और वो नीचे उतरता है और वो कहता है उससे नरगिस है ना शायद, ये कौन है नहीं पता। जो भी है कि जागते पानी रहो पिलाओ। में कौन है? अरे नसरुद्दीन शाह। नहीं, राज कपूर की फिल्म। अरे राज कपूर की जागते रहो, नसीरुद्दीन शाह पैदा नहीं हुआ था उसमें। जागते रहो में कोई भी थी जो हीरोइन थी, हाँ, उसे कहता है पानी पिला दो, बस बस। वो पानी पीने के लिए ही घुसा है हाँ, उस बिल्डिंग में। कहीं गांव से आ रहा है, उसे प्यास लगती है, एक नल देखता है, वो उस नल के पास जाता है, वो बिल्डिंग के अंदर है, तो वो समझते हैं चौकीदार कि कोई चोर घुस गया है, और वो भागता है, पानी नहीं पी पाता, और जिस जिस मंजिल पे जाता है उस मंजिल पे यानी कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जो एक्सपोज करता है इस पूरी सोसाइटी को। एक जगह नकली नोटों का कुछ चल रहा है, कुछ और हो रहा है, कोई झगड़े चल रहे हैं, कुछ दूसरे तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, तो हर मंजिल पे कुछ कुछ ऐसा चल रहा है। इस ढंग से वो पूरे एक सोसाइटी को एक्सपोज करते हैं, तो वो बहुत मज़ा है। और एक गाना है उसमें जो वो सब मिल के गा रहे होते हैं, देखी मैं झूठ बोलिया कोई ना भाई कोई ना, अच्छा, तो वो ग्रुप को सब लोग, वो उसमें सब वो सारी चीजें हैं कि ये देखा, ये देखा, देखी मैं झूठ बोलिया कोई ना कोई, तो वो ऐसा चलता रहता है, तो बहुत ही अच्छा। मतलब एक चीज पूछूं, हाँ मतलब आपको कभी डर लगा है या डर लगता है? हाँ बहुत लगता है, सही में लगता है, यानी मतलब इसमें कोई वो नहीं है, डर तो लगता ही है, यानी कैसा डर, वही कैसा डर? कई तरह का डर लग सकता है, यानी मतलब जैसे मैं अंधेरे में नहीं सो सकता, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं नहीं सोता अकेले में, लाइट जला लेता हूँ तो मैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो ये सलमान रश्दी ने गांधी जी के बारे में कहीं लिखा है, तो गांधी जी को भी डर लगता था, तो वो लाइट जला के सोते थे। मैंने कहा ठीक है, गांधी जी जब सो सकते तो मैं क्यों नहीं सो सकता, व्हाई नॉट। हालांकि गांधी जी जिस वजह से डरते थे उस वजह से मैं नहीं डरता हूँ। वो बेचारे वो आश्रमों में रहते थे, सांप वाप बहुत सारे वैसे होते होंगे, तो इसलिए डरते होंगे, तो वो एक अलग मुद्दा था। पर मुझे पता नहीं, अंधेरा हो तो थोड़ा अनईजी लगता है, वैसा डर नहीं लगता कि कोई बहुत हो जाएगा। हाँ, यानी कोई भूत प्रेत का डर नहीं लगता, भूत प्रेत नहीं मानता मैं। पर बाकी यूं डर लगता है कि बाकी तो डर तो हर एक को लगता है शायद, तो डर हो सकते हैं,
डर कई तरह के हो सकते हैं। हालांकि क्योंकि हम लोग कोई बहुत पॉलिटिकली कोई बहुत एक्टिविज्म की स्थिति में हालांकि रहे, बहुत बार रहे, बहुत सारे प्रदर्शनों में भाग लिया, सब कुछ किया। हम लोग इतना ऐसी हार्ड लाइन में नहीं थे, ऐसी फ्रंट लाइन में नहीं थे कि जिसमें हम सोचें कि यानी मतलब हम कोई उस तरह की पॉलिटिकली विक्टिम बनेंगे, तो वो नहीं लगता। बाकी यूं यानी ऐसी कोई स्थिति नहीं होती जिसमें आप वैसे डरें, क्योंकि क्या करेंगे हम लोगों की हैसियत क्या है, हम लोग कौन सा समाज बदल रहे हैं जो करेंगे। बाकी यूं तो कोई इन लोगों को अकल नहीं है, और जब ये हर किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। पर ये है कि अभी हम लोग उतनी फ्रंट लाइन में नहीं है। ये लोग ज्यादा बड़े उसमें थे जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, और वो मूवमेंट में भी थे, तो इसलिए वो किए गए गिरफ्तार। बाकी ठीक है, कभी होंगे तो होंगे, क्या करेंगे। अभी इन दिनों क्या करते हैं सर आप दिन में, पूरे दिन में? ऐसे तो हम लोग जैसे लोग आ जाते हैं हमेशा, मैं जब आती हूँ तो कोई ना कोई रहता ही, आप इतना इजी स्पेस सबको देते हैं। कुछ नहीं, कुछ करने को कुछ है नहीं। पर पढ़ते तो आप आजकल भी हैं? पढ़ता हूँ मैं कभी कभी। अभी जैसे आ गई 2 चीजें, एक तो तद्भव आया, अच्छा हाँ, है ना, नया अंक आया है, उसमें एक उपन्यास मनोज रूपड़ा का। हमारे नाटक के बारे में भी बताइए, सुमित कह रहा था पूछिएगा। कौन सी? जाने तू या जाने, वो तो बहुत ही अच्छा था। Who's Afraid of Virginia Woolf? वो तो बहुत अच्छा था, Who's Afraid of Virginia Woolf। हम लोगों ने तो कहा था उसी दिन कि दूसरी बार कर लो यार, इसको कम से कम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा एडिट करने की जरूरत है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि धीरे धीरे लोगों की कैपेसिटी देखने की कम होती जाती है। रील्स देखने लगे ना, जैसे पहले 3 घंटे की फिल्म देखते थे तो 3 घंटे का नाटक भी देखते थे। तेंदुलकर वगैरह के नाटक 3-3 घंटे के हैं। फिर धीरे धीरे कम होता गया, फिर 2 घंटे का हो गया, ऐसा हो गया, फिर 1.5 घंटे का हो गया। अब ये हालत है कि लोग 1 घंटे का नाटक देखते हैं, तो 1.5 घंटे का भी हो तो ये 2 घंटे से ज्यादा होता है। पर अच्छा बुरा से ज्यादा बोलिए सर। नहीं, अच्छा तो है, अच्छा बुरा से ज्यादा ऐसा लगता है कि आप बस नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा था, और एक्टिंग वाइज भी बहुत अच्छा था, और मैटर वाइज क्या है कि अब क्योंकि वो उससे एडाप्टेड है, और अब कभी बहुत पहले वो देखा था नॉवेल, जो उनका नॉवेल था, आपने उस पे जो व्यंग्य था आपने मुझे जिक्र किया, वो भी था, वो भी हमने पढ़ा आपने जब शरद जोशी का। हाँ, वर्जीनिया वुल्फ से कौन डरता है? वर्जीनिया वुल्फ से सब डरते हैं। हाँ, सब सिनेमा हॉल देखने जा रहे हैं, कोई सरकारी दफ्तर के लोग वाला। तो खैर वो तो बहुत मजेदार है, वो तो बिल्कुल उस का सिर्फ हेडिंग का यूज किया उनने। हाँ बिल्कुल, पर वो ठीक है, वो है सेंसर लाइट है। तो वर्जीनिया वुल्फ वाला अच्छा था, और वर्जीनिया वुल्फ वैसे बड़ी राइटर रही हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। उनका वो एक छोटी सी किताब है मेरा कमरा। हाँ, मैंने हिंदी में ही पढ़ी है। हाँ, मैंने भी हिंदी में ही पढ़ी। हम आपका कमरा भी देखना चाहते हैं। देखो आप भी चलिए। चलो। मैं लेखन मेरे बस का था नहीं, पर हमें टिप देना होगा। हमें ऐसा लगता है राजेश सर कि फिर आप लोग ऐसे कह के हमें टिप्स नहीं देना चाहते हैं। नहीं, वो अब तो खेल लेखक हो गए हूँ ना। अब क्या कर सकता हूँ। एक बार आप जैसे ट्रेप कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद ट्रेप होने के बाद आप थोड़ी कह सकते हैं कि आप ये नहीं करेंगे, तो हो गए। पर वैसे मेरे को कोई ऐसा आइडिया नहीं था। सही बात यह है कि लेखन के बारे में मैं जानता भी नहीं था। एक्चुअली मैं तो साइंस से आया था, मैं बहुत दिन तक तो यही नहीं मालूम था कि समकालीन लेखन होता क्या वाला है। मैं किसी लेखक को नहीं जानता। बहुत ही थोड़ा सा ये मैगजीन, जो कमर्शियल मैगजीन हैं, वो हमारे घर में आती थी, तो वो ही देखते थे। इसके अलावा साहित्य के अलग से मैगजीन है, ये तक नहीं हमने कभी देखी थी कि साहित्य की कोई मैगजीन होती। हम कुछ भी नहीं जानते थे।
तो इसलिए जब पहली बार जानना शुरू किया तब पहली बार मालूम पड़ा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। ये सब बहुत ही अजीब सा हुआ। वो तो कैसे आप बन जाते हैं, कैसे आप चीजों में जाते हैं। नहीं तो फिर वो आइडिया से क्राफ्ट और फिर कंप्लीशन वाली बात तो फिर से मैं पूछूंगी। एक्चुअली बहुत सारे चीजें हैं लेखन में, बहुत पता नहीं कैसे होता है। एक्चुअली थोड़ा सा जादू ही होता है, यानी बहुत थोड़ा एक वैसा है, मिस्टेक भी है, यानी मतलब कहना चाहिए, यानी कहना मुश्किल है। नाटक जरूर लिखते समय आप थोड़े टेक्निकल होते हैं, यानी मतलब नाटक एक ऐसी चीज़ है बिना टेक्निकल हुए नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको डायलॉग लिखना है, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने बंसी देखा, जब मैं दूसरे नाटक लिख रहा था, मैंने कहा स्ट्रक्चर बना दे तो मैं फिर नाटक लिख लूँगा। तो उसने कुछ कुछ लाइनें खींची, कुछ किया। तो एक्चुअली वहाँ तो थोड़ा सा टेक्निकल आपको ज़रूरी हो जाता है, और आप बहुत ही सुनियोजित ढंग से एक कथा आपके दिमाग में होती है, और फिर आप उसको डिवाइड करते हैं और तमाम तरह के सीन्स बनाते हैं वगैरह वगैरह। नाटक तो एक अलग तरह की विधा है, नाटक में हो सकता है। कहानी आपने नहीं लिखी? लिखी। खूब लिखी है, बल्कि कहानीकार से ही शुरू किया। क्या हुआ कि पहला आदमी जो मुझे मिला साहित्य में, वो कहानीकार था, अशोक आत्रे। तो उसने मुझसे कहा कि तुम कहानी लिखो, तुम कहानी अच्छी लिखोगे, तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। मैं कहानी लिखने लगा। फिर क्या हुआ कि उसी बीच में आ गए वेणुगोपाल। वेणुगोपाल ने कुछ देखा, बचपन में जैसे तो बंदियाँ नहीं लिखते सब, ऐसी लिखी थी। तो अरे तुम कविता लिखो, कविता अच्छा है। अच्छा, मुझे कुल मिला के कविता और कहानी में से चूज करने में एक ही चीज़ ने मदद की कि मैं आलसी किस्म का आदमी था, तो मुझे लगा कि कहानी में बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है और बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। ज़्यादा प्रोज लिखने में बहुत ही बोरिंग है, तो इसलिए अच्छा है कविता लिखो। तो कविता ऐसी चीज़ है, आप घूमते फिरते लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा हुआ कि मैंने कुछ कहानियाँ लिखी, फिर भी उसके बावजूद लिखी, कुछ लंबी लंबी कहानियाँ भी लिखी। हालांकि ज़्यादा नहीं लिखी कहानी, थोड़ी सी लिखी, पर लिखी। फिर नाटक लिखने में तो यही बोरिंग है सबसे ज़्यादा, इसीलिए तो नाटक नहीं ज़्यादा लिख पाए। नाटक लिखने में तो बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा उसमें कटिंग, और बात कटिंग पेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अभी भी मुझे लगता है कभी भी कि नाटक लिखना बहुत ही बोरिंग है। बोरिंग नहीं बल्कि कठिन काम है। लिखना बहुत मुश्किल काम है, करना भी बहुत मुश्किल है। करना तो बहुत ही मुश्किल है यार। मैं एक ही बार बस वो राजेंद्र गुप्ता के चक्कर में, एक्टिंग भी की है सर ने। राजेंद्र गुप्ता पीछे पड़ गए। वो आए थे, पहला NSD से निकल के आए और शरद जोशी का पहला नाटक लिखा था अंधों का हाथी। तो शरद जी ने उनको बुला लिया। फिर वो मेरे साथ रहने लगे, मेरे ही कमरे में। मैं कमरे में रह रहा था, बैचलर्स रूम था वो, तो उसी में रहने लगे। फिर एक दिन बोले, यार ये शरद जी का नाटक जो है ये 1-1.25 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटा होगा, इंटरवल के बाद एक नाटक और करते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश का तय हुआ। तो शुरू हो गया। तो फिर बोला कि तुम एक रोल कर लो। मैंने काफ़ी चिल्लाया मैं उस पर, राजेंद्र गुप्ता पे, जबकि वो खुद ही बहुत चिल्लाता था, पर फिर भी मैंने कहा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पर वो पीछे पड़ गया मुझे बहुत चीज़ कि एक रोल कर ले, बस एक थोड़ा सा है, छोटा है, ये है वो है करके वो मोहन वाला रोल जो है वो मैंने कर लिया। तो मुझे मालूम पड़ा बाद में कि कितना मुश्किल है, क्योंकि आप मतलब स्टेज पे हैं तो ठीक है, सामने वाले को तो दिख नहीं रहा है। वो लाके उसने वो चाय दी है ना, मतलब कप प्लेट, और ऐसे खड़खड़ बज रहा था। ऐसा कब रहा हाथ, यार क्या हो रहा है ये। अच्छा वहां तो सुनाई नहीं दे रहा ना, सामने तो दिख नहीं रहा, ना हाथ कपते हुए दिख रहा, ना प्लेट बजते हुए दिख रही। यार किसी तरीके से वो
हुआ वो नाटक कर लिया मैंने उसमें। उसके बाद मुझे लग गया कि अच्छा उसमें हुआ क्या दिक्कत कि उस समय मैं ट्रेड यूनियन में था, अच्छी पद पे सेक्रेटरी वगैरह था, और स्टेट बैंक के सबसे ज़्यादा दर्शक होते थे। तो दर्शक से तो भी जब नहीं मैं होते। आता था, एंट्री लेता था, तब क्लैपिंग होती थी। जब मैं कुछ करूं तो क्लैपिंग हो, और जब मैं एग्जिट करूं तो क्लैपिंग हो। तो सारे नाटक वालों को ये लगा कि ये बहुत बड़ा एक्टर है। तो मेरे पीछे पड़ गए सारे नाटक वाले कि तुम एक रोल कर लो। अब मैं कैसे समझाऊं? तो मैंने बहुत लोगों से मना करना शुरू किया कि नहीं, मैं नहीं कर रहा। तो लोगों ने कहा तुम्हारे दिमाग खराब हो गए, तुमने एक साल बड़े एनएसडीएन के साथ नाटक कर लिया है, तो तुम समझ सकते हो कि तुम कोई बहुत बहुत बड़ी तोप होगा वगैरह वगैरह। बहुत गालियाँ खाई मैंने अननेसरी। फिर वो एनएसडी के फर्स्ट बेच के एक वो थे मेहता जी, वो यहाँ थे भोपाल में, उनकी पत्नी लेडी हॉस्पिटल में कुछ थी। तो वो फिर कैसे नाटक करने लगे थे। तो उनने एक दिन आके कहा, अच्छा वो हम लोगों से बहुत बड़े थे, यानी फर्स्ट बेच के रहे होंगे तो यूं ही बहुत बड़े थे। तो उनने आके एक दिन कहा कि राजेश मैं एक नाटक कर रहा हूँ और उसमें तुम्हें रोल करना है। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए। उनको लगा कि इस लड़के के एक नाटक में दिमाग खराब हो गया। मैं जान रहा था कि मैंने दिमाग बिल्कुल नहीं खराब हुआ, तो मैं कर नहीं सकता। फिर मैंने नहीं किया, मैंने तय कर लिया कि मैं नाटक कुछ भी कर लो, तो नाटक नहीं करूँगा। नाटक करना बहुत ही कठिन काम, बहुत मुश्किल काम है नाटक करना। इतनी मुश्किल हुई उस एक नाटक के 2-3 शो करने में, मुझे मालूम है कि क्या हालत। वो तो अच्छा हुआ कि 2-3 शो के बाद ही बंद हो गया वो। राजन चला गया यहाँ से, फिर मतलब कोई वो ही नहीं था। राजन अभी भी दोस्त है। अच्छा इसमें आया क्या? रविंद्र भवन में काय में? विश्व रंग में। अच्छा विश्वरंग में आया है। मैं भी आया तो उन्हीं का सेशन था, वो बैठ के थोड़ा मैं सुना। अरे कमाल, हमने देखा उसमें तो कहीं था नहीं। बहुत बहुत विधिवत नहीं बनाया है कि एक ही साथ शेड्यूल पता चल जाए। वो एक फोटो चल जा रही है कि दिव्या दत्ता आ रही है, वो लाइन अच्छा नहीं लिखा, मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट नहीं किया। अभिनय मेरे लिए पेशा नहीं एक साधना है, तो मुझे बहुत वो ड्रामेटिक सा लगा कि क्यों ये लिखा है। राजेंद्र का कहीं नाम भी नहीं दिखा मैं। मुझे भी नहीं दिखा उनका नाम का पोस्ट। ये इसमें थे कुछ सिनेमा और उस पे चर्चा में रामन केंद्र राज्य अजय ब्रह्मात्मज भी शायद है ना? उसी में, अजय ब्रह्मात्मज तो ठीक है। उसी पैनल में थे। अच्छा अच्छा। और हाँ, रामन केंद्र हाँ चलो अच्छा। कविता पे कुछ बोल रहे थे। कल शायद हेमंत जी कविता पढ़ेंगे, तो उन्होंने, हेमंत जी ने अलग से मुझे भेजा था। हेमंत जी यानी? हेमंत देवलेकर। अच्छा देवलेकर। वो बहुत सज्जन, वो बहुत सज्जन है, बहुत जरूरत से सज्जन। ज्यादा। हाँ वो बहुत ज्यादा सज्जन है। मतलब कैसे सरवाइव होगा मुझे तो, मतलब बहुत सज्जन है भाई। बहुत हाँ, बहुत बहुत ज्यादा सज्जन है वो। हाँ, ऐसे ही है, दिक्कत है। स्वाति जी प्यार से बोलेंगे। उनकी नई किताब आई है बहुत वो अच्छा कवि है। अच्छा, ये आश्चर्यजनक है। अच्छे कहा, मुझे भी इनकी कविता। ऐसे सज्जन लोगों को अच्छे कवि होने का हक नहीं है। ये क्या बहुत सज्जन आदमी अच्छा कवि नहीं होता है ना? हाँ शायद साहसी होना बहुत जरूरी है। है? साहसी भी देखो अच्छा, आज तक अगर इतिहास देखोगे तो जैसे पंत जी सज्जन थे तो खराब कवि थे। निराला सज्जन नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं थे। दुष्ट थे, महादुष्ट थे। हाँ तो बड़े है ना? वो तो उनके तो पूरे किस्से सुनो तो ऐसे लगता है कि कितनी दुष्टता उनमें रही होगी। मुक्तिबोध है? मुक्तिबोध को जीवन कम मिला, बहुत ही कम, बहुत कम जीवन मिला उन्हें उस तरह। बाबा बिल्कुल सज्जन नहीं थे, नागार्जुन। हाँ कतई मतलब बाबा कहीं। के बारे में तो बहुत किस्से भी, हाँ ऐसे है ना?
दुष्ट थे बहुत। बहुत ही ज़्यादा दोस्त थे और बिल्कुल सज्जन नहीं थे वो, तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। और फिर अगर देखें तो जैसे केदारनाथ अग्रवाल थोड़े ज़्यादा सज्जन थे। केदारनाथ सिंह भी तो सज्जन ही, मैं मेरी पर्सनल बहुत बातचीत नहीं, केदारनाथ सज्जन ही अग्रवाल थोड़े ज़्यादा सज्जन थे, तो थोड़े कम अच्छे कवि थे। पर ऐसा है, यानी मतलब अगर आप ढूंढेंगे तो जो ज़्यादा बड़े कवि हैं हिंदी के वो सज्जन नहीं रहे हैं मेरे अलावा, यानी। तो इसलिए मैंने कर दिया, मैंने कहा कि ये सारा गलत ट्रैक पे जा रही बात। मैंने सोचा कि कोई बड़ा कभी मान ले और फिर कहे कि तुमने तो कहा ही था कि सज्जन नहीं हो। तो फिर क्या कर लेंगे, इसलिए ये दोनों में से कुछ भी मानने में दिलचस्पी नहीं है। अपनी कोई पसंदीदा कविता सुनाई? नहीं सुनाएंगे, क्यों? कविता सुनाने का कोई अभी मजा नहीं है, अभी इतनी सारी बकर बकर करने में। मैं पढ़ूंगी आपकी कविता। एक बार फिर लिखता हूँ, भारत एक कृषि प्रधान देश है। दोबारा उसे पढ़ने को जैसे ही आंखें झुकाता हूँ तो लिखा हुआ पाता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में 1.5 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है इस देश में। भयभीत होकर कागज पर से अपनी आंखें उठाता हूँ तो मुस्कुराती हुई दिखती है हमारी सरकार। कोई शर्म नहीं किसी की आंख में, दुख या पश्चाताप की एक झाई तक नहीं चेहरे पर। परमाणु करार को आकुल व्याकुल सरकार स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को अपने कीचड़ सने जूतों से गंदा करती एक बड़े साम्राज्य के राष्ट्राध्यक्ष को कोर्निस बजाती नजर आती है। पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के प्रश्नों को टालती हुई कि जल्दी ही विचार करेगी वह किसानों के बारे में। गुस्से में बेसुध होकर थूकता हूं सरकार के चेहरे पर वह सरकार नहीं, सरकार की रंगीन छवि है, और वह भी मेरे सिर से बहुत ऊपर। थूक के छींटे मेरे ही चेहरे पर गिरते हैं। खिसियाकर आस्तीन से अपने चेहरे को पोंछता हूं, तभी कोई कान में फुसफुसाता है, एक किसान ने कुछ देर पहले ही आत्महत्या कर ली तुम्हारे अपने गांव में। आत्महत्या के आंकड़ों में अब इसे कहाँ जोड़ूं? धन्यवाद।